बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, एक तरफ मफाहमत की पॉलिसी, एक तरफ मज़ामत की पॉलिसी, एक तरफ बीच का रास्ता, एक तरफ आखिरी रास्ता, एक तरफ फाइनल कॉल और एक तरफ मिस कॉल है। यानी ये वो मंजरनामा है पाकिस्तान की सियासत का कि जिसमें ये देखने को मिल रहा है कि अगर किसी के साथ इत्तेहाद भी करना है तो उसको दबा के रखना है। यानी वक्त के साथ साथ वो आपको टेस्टर लगाता रहे, वो ये बताता रहे कि मैं आपके साथ हूं या मैं आपका साथ छोड़ जाऊंगा। इस ज़िमन के अंदर वक्त के साथ साथ उसके मुतालिबात जो हैं वो रफ्ता रफ्ता मानते रहें, यकदम सारे मुतालिबात ना माने। फिर एक वक्त ऐसा आए कि जिसमें मुतालिबात पहले माने जा सकते थे, लेकिन वो ऐसे वक्त में जाके माने जाएं कि जब हुकूमत को ये खतरा दरपेश हो जाए कि अब हमारी बारी मुश्किल से ही आएगी या हम मुश्किल से ही टिकेंगे। तो इस ज़िमन के अंदर वो दूसरा मामला जो खुलता है या दूसरा चैप्टर जो खुलता है या एक नई किताब जो खुल जाती है, उससे क्या मामला फहमी वाला मंजरनामा होगा। एक ऐसे वक्त में कि जब वज़ीर आज़म जो है वो सऊदी अरब के दौरे के ऊपर मौजूद हैं और सऊदी अरब में मुख्तलिफ मफाहमतों की याददाश्तों के ऊपर दस्तखत हुए हैं और वहाँ पर सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से उनकी मुलाकात हुई है। जारी एलामिये में ये बताया गया है कि 5वीं मुलाकात उनके दौरे इक़्तिदार में आने के बाद बड़ी खुशाइंद है और उनको दौरा पाकिस्तान की भी दावत दी है। तो क्या पाकिस्तान के सियासी मामलात के हवाले से भी कोई गुफ्तो शुनीद हुई है? ज़राए इस हवाले से क्या बताते हैं? पाकिस्तान में वफाकी सतह पे हुकूमत में तब्दीली के हवाले से जो इशारे मिल रहे हैं उनमें कितनी सदाकत है? फैसल वाबडा साहब मुल्की मामलात के बारे में बिलावल भुट्टो से जाके मुलाकात करते हैं और फिर बिलावल भुट्टो जो है वो वफ्द के हमरा मौलाना फजलुर रहमान साहब की रिहाइश गाह के ऊपर जाते हैं। तो ये कड़ियाँ अगर मिलाई जाएँ तो उससे कौन सा प्लॉट जो है वो अखज़ किया जा सकता है और कौन से नताइज बन सकते हैं? और दरार पैदा करने की कोशिश या अपने अंदर दरार पैदा होने की जो तगोदो है वो किसके लिए नुकसानदेह होगी? इसी से बात का आगाज़ करते हैं। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, सबसे पहले तो ये बताइए, दौरा सऊदी अरब अब तक तमाम तर मामलात ठीक, खुशफहमी और खुश असलूबी से हल हो रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। एक तो ज़रा आप अपनी ज़रा खुशफहमी थोड़े से दूर कर लें। ये दौरा सऊदी अरब नहीं है। सऊदी अरब में एक कॉन्फ्रेंस हो रही है, एक इवेंट और है जिसमें सिर्फ पाकिस्तान नहीं गया, वो बाकी मुल्क नहीं। आपने दौरा वो होता है जिसमें आप अकेले गए, अच्छा, और कोई नहीं गया। नंबर एक, मैं कहा अपनी ज़रा खुशफहमी को थोड़ा सा दूर कर लेना। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती आपके अंदर की रूह जो है ना वो जानबूझ के एक लफ्ज़ ऐसा छोड़ जाती है। मुझे आप यहाँ जान के कहते हैं कि क्यों आके आज खुशहाल बैठा है और इसकी खुशहाली जो है इसको ख़त्म किया जाए। पता नहीं आपके अंदर भी क्या आ जाता है। मुझे तो आज इस तरह लगता है कि तकरीर भी आपने मरियम साहबा को लिख के दी है जो पंजाब यूनिवर्सिटी में हुई है। पाकिस्तान का कौन सा ऐसा हुक्मरान है जिसको सऊदी अरब ने इनकार किया? किसी को नहीं। और सऊदी अरब तो हमारा वो दोस्त है जिसने हर बुरे वक्त में, चाहे कोई भी हुक्मरान हो इस मुल्क के अंदर, चाहे जैसी भी हुकूमत हो, सऊदी अरब ने हमारी मदद की। हमें सऊदी अरब का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि जिसने आज तक हमसे एक पाई खलूस की भी कीमत वसूलने की, और हमने कोई दुनिया का मौका ऐसा नहीं है जिसमें हमने उनसे मदद नहीं ली और उन्होंने मदद दी। हमने नहीं भी मांगी तो उन्होंने दी। वो एक ऐसा दोस्त है जिसका इस पाकिस्तान में इंटरेस्ट यह है कि ये पाकिस्तान बरादर इस्लामी मुल्क है और ये पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान और सऊदी अरब एक दिल एक जान है। तो हमारी दुआ है, मुझे यकीन है सऊदी अरब कुछ दे के भेजेगा, लेकिन हमारी दुआ है कि अल्लाह करे कि हम भी अपने कदमों पे खड़े हो जाएं, हम भी किसी को कुछ देने वाले बन जाएं। ये भी हम किसी दिन खबर सुने कि आज हमने इतने ममालिक जो है उनको दिया है, आज इतने ममालिक पाकिस्तान से कर्ज लेने आए हैं। आज पाकिस्तान की अवाम इतनी खुशहाल है कि लोग बाहर से कारोबार छोड़ के, बाहर से सब कुछ छोड़ के पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर रोजगार के लिए लोगों को ढूंढा जा रहा है, लोग नहीं मिल रहे। ये आज मेरी ये दुआ है। आपका जगराता ज्यादा लग रहा है। नहीं, मुझे जगराता नहीं ज़्यादा लग रहा। मैं तो आपको खुश करने के लिए कह रहा हूँ और अगर आप नहीं ये करवा सकते तो फिर आपकी मर्ज़ी है। सऊदी अरब से हमेशा ठंडी अच्छी हवा आई है
और मैंने हमेशा कहा है कि सऊदी फरमानरवा, सऊदी अरब की तमाम हुकूमत और बिलखसूस पाकिस्तान में सऊदी सफ़ीर, ये वो लोग हैं जिन्होंने इस पाकिस्तान के अंदर सैलाब, ज़लज़ला, कहत, कोरोना, कोई भी मामला हो, पेट्रोल से लेकर इन्वेस्टमेंट तक इन्होंने की है। और ये बग़ैर किसी लालच के करते हैं। चलें, सऊदी अरब से ठंडी हवाएं हैं, तो क्या यहाँ पर मोतदल हवाएं हैं, ये गर्म हो गई? नहीं, फासला काफ़ी है ना। क्या ठंडी हवाएं यहाँ पे? मुझे एक बात बताइए। मैं पूछ रहा हूँ कि उधर से तो ठंडी हवाएं आ रही हैं, यहाँ पे तो मोतदल चल रही हैं या गर्म हो गई? मेरी अर्ज़, मैं वही बता रहा हूँ। आज आपने वज़ीर आला पंजाब मरियम साहब की तकरीर सुनी जी? सियासत में मैंने तलखी देखी है। सियासत में मैंने आज तक ये नहीं देखा कि मिटा दो, कुचल दो, बिल्कुल ख़त्म कर दो। आज तो वो बात होगी ना कि इंतशारी टोला है। भाई आपसे ज़्यादा वोट लिए उस टोले ने, नहीं लिए वोट, मुंह बना के आप भी बैठे हुए हो। लिए मुझे लिए कि नहीं लिए? मैं क्या मैंने तकरीर लिखी है या मैंने करवाई? लगता तो ऐसे ही है ना, अल्फाज वैसे ही आपके आप आज कर रहे हैं ना। भाई वोट ली है ना उस टोले ने, वो इंतशारी है, वो लिखारी है, वो खिलारी है, वो शिकारी है, जो भी आप उसे कह लें। पाकिस्तान की सियासत में उनका वोट है ना। मरियम साहबा क्यों बोल गई हैं? कितने जलसों की तकरीर निकाल के दिखाऊं जब ये कहती थी हमें यूथ आगे लेके जाएगी, जब ये कहती थी इस मुल्क की तकदीर यूथ बदलेगी, नहीं कहती थी? तो आज आप यूथ को कह रहे हैं कि आप अपने एहतजाज के लिए भी ना निकले। आज का आप यूथ को कह रहे हैं कि आप बिल्कुल ना निकले। क्या यूथ करे? फिर क्या करते हैं आप? इस मुल्क की किस्मत यूथ ने बदलनी है। पहली दफा इस मुल्क की यूथ को पता चला है, पहली दफा इस मुल्क की यूथ बाहर निकली है। क्या आपके लिए जब आप जलावतनी से वापस आए थे तो एयरपोर्ट पर डंडे यूथ ने खाए थे? जब आपने नीला गुम्बद से जुलूस का आगाज किया था, मारे यूथ ने खाई थी। मंडी बहाउद्दीन से लेकर सरगोदे के जलसे तक, इस्लामाबाद से लेकर लाहौर के जलसों तक, मियां नवाज शरीफ की अचानक वापसी, कबूतर उड़ाने से लेकर इलेक्शन तक यूथ थी। आप हर जलसे में कहते थे, आप हर जगह कहते थे, आप कहते थे यूथ मेरे साथ है, नहीं कहते थे? कहते हैं। आज आप कहते हैं यूथ को बिल्कुल यूथ जो है वो यूनिवर्सिटियों में पढ़े, एहतजाज में न जाए। क्या एहतजाज हमारा आईनी हक नहीं है? इस मुल्क के अंदर यहां तो आइन से, जमहूरियत से आप इस हक को खत्म करवा दें तो ठीक है, बेहतरीन है। शुमाली कोरिया वाली मिसाल बनाएं कि अगर पार्लियामेंट ने एक चीज ओके कर दी है तो ओके है, खत्म हो गया माशाल्लाह, करें फिर। लेकिन जब आपके अंदर ये चीजें हों, जब आपके कौलो फेल में फर्क हो, जब आपकी तकरीरों के अंदर इंतशार नजर आए, किसी को खत्म कर देने की बात नजर आए, तो फिर किस तरह मुझे बताएं ना। फिर आप इस पाकिस्तान में कहते हैं कि जमहूरी अमल कायम रहे, फिर आप कहते हैं कि जनाब अदारों ने गलत, किसने को आप करते हैं गलत। यह तकरीर, यह प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इंतशार की बात सियासतदान कर रहे हैं, तो फिर अपने पे लेना सारा कुछ। फिर फैसल वाडा जो कहता है ठीक कहता है, फिर ले अपने पे कि जनाब ये सारा कुछ हमने किया है। आप फेंक देते हैं बोल, एक मिनट ठहरे ना, तस्करा सुनते हैं सारा कुछ। आपने बड़ा कुछ भंडारे में रखा होगा, भंडारी में रखा होगा, सुनते हैं। मैं तो आज की तकरीर सुनी है ना मैंने, अल्लाह की कसम। उसके बाद मुझे कई यूथ के लोगों के फोन आए कि क्या हमारा मुस्तकबिल ये है कि हम पाकिस्तान की सियासत में हिस्सा ना लें? क्या पाकिस्तान की अब लड़ाई दरअसल यूथ और उस पुराने सियासतदान की है। ये उस देहात की कहानी है, समझे, लड़ाई है जिस देहात का चौधरी जो है ना, वो चाहता मेरे देहात से कोई पढ़ा लिखा बच्चा ना निकले, मेरे देहात से उठने वाला बच्चा इतना शऊर ना रखे कि मुझसे पूछना ना पूछे, किसी चौक में खड़े होकर ये ना पूछ ले कि 5 साल में किया क्या है, इस स्कूल में, गांव के स्कूल में भैंसें क्यों बांधी हैं, गांव के डिस्पेंसरी में डॉक्टर की बजाय आपका डेरा क्यों है। आज आपने यूथ को यह समझ दें, यूथ है
नहीं रुकेगी। टिल लगा के देख लें। मान क्यों नहीं लेते कि यूथ इमरान खान के साथ है। एक ब्रेक लेनी है शौकत अली साहब, ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे। नाज़रीन कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। मौजूदा मंजरनामे में बहुत सी बाज़गश सुनाई देती है खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से। क्या ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी तौर पे खलफशार की अलामत है या ये पैदा करने की कोशिश की जा रही है? आने वाले दिनों के अंदर अगर कोई बड़ा अपसेट हो सकता है तो वो कहाँ पर हो सकता है? विफाक में होगा तो किन बुनियादों पे, और कहीं और होगा तो फिर किन बुनियादों पे? तहरीक के हवाले से अब पॉलिसी क्या अपनाई जाएगी? माजी करीब के अंदर जो बातें और इबहाम बहुत से पैदा हो रहे थे उसकी क्लैरिफिकेशन क्या मंजर आम पे आई, इसी बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफजई साहब ने। शौकत साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शौकत यूसुफजई साहब, बातें जो पिछले दिनों में चली, यानी ये हुआ कि संगजानी के मकाम तक अगर रुक जाते तो मामलात हाथ में थे, डी चौक में जाने पे मामलात हाथ से निकले। तो सवाल ये है कि क्या दानिस्ता तौर पे मामलात हाथ से किसी ने निकलवाए हैं या फिर ये नादानिस्ता तौर पे हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मेरे ख्याल से ये बात अब काफ़ी पुरानी हो गई है, और दूसरी कि हमें डी चौक पे जाना तो था, इसमें तो कोई शक ही नहीं था कि डी चौक नहीं जाना था, लेकिन कैसे जाना था वो हमारे पार्ट पे जो हिकमत अमली थी उसकी मैं बात की थी। लेकिन ये मुझे बताएं कि डी चौक जाने के बाद हुकूमत ने जो रवैया इख्तियार किया, हुकूमत ने जो एक्शन किया, उसका क्या जवाब बनता है? यानी जो लोग गए हैं, पुरअमन गए हैं, वहाँ पुरअमन बैठे हैं, बैठ रहे थे, बैठने भी नहीं दिया और कहा कि जी दहशतगर्द आ गए, हमलावर हुए हैं और इनको ख़त्म करना है। तो ये जो गवर्नमेंट का रवैया था ना, ये बड़ा हैरानकुन था। मेरे लिए तो बहुत हैरानकुन था, क्योंकि हम सारी जिंदगी पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे गुजरी, कुछ अर्सा सहाफत में गुजरा, कि बड़ी हैरानकुन बात थी कि अपने ही लोगों पे आप तशद्दुद करें, अपने ही लोगों को मारें कि जी बस इनको ख़त्म करना है, क्रश करना है। और जो अगले दिन प्राइम मिनिस्टर की जो मीटिंग थी, उसमें मेरा ख्याल था कि प्राइम मिनिस्टर कहेगा कि मुझे अफसोस है कि ऐसा हुआ। वो कह रहा है कि ये दहशतगर्द थे, हम दहशतगर्दों के साथ सख्ती से निपटेंगे और इनको आइंदा इस्लामाबाद आने की वो नहीं करेंगे, जुर्रत भी नहीं करेंगे। मैं बड़ा हैरान हुआ कि क्या पाकिस्तान में जमहूरियत ख़त्म हो गई, सियासत ख़त्म हो गई? यानी सुबह से शाम तक ये सब यही कह रहे हैं कि जी इनको तो वहाँ पे जगह मिल गई थी, ये वहाँ क्यों नहीं बैठे? भाई चलो, ये हम बैठे नहीं बैठे, हमारे पार्टी के अंदरूनी मामलात है, वो तो हम देखेंगे। लेकिन अगर हम हमारे वर्कर डी चौक भी चले गए तो ऐसी कौन सी क़यामत आ गई थी? क्या वहाँ पे कोई खजाना था कि उन्होंने लूटना था? क्यों, मतलब किसने ये ऑर्डर दिया, किसने क्या कि जी गोली चलाओ? तो इसका तो मेरे ख्याल से आई थिंक जितने भी मुहज़्ज़ब माशरे, मुहज़्ज़ब लोग हैं, वो इस पे जरूर क्वेश्चन करेंगे कि इतना जुल्म क्यों शौकत साहब, पॉलिटिकल वर्कर कैसे आप दहशतगर्द उनको बना रहे हैं? शौकत यूसुफजई साहब, चंद दिन बड़ा एक शोर मचा, यहाँ तक कह दिया गया कि 24 घंटों में गवर्नर राज का फैसला हो रहा है। फिर शोर मचा, इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, शोर मचा के तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लग रही है। एक असम्बली में करारदाद पेश भी हो गई, एक असम्बली में करारदाद जमा भी हो गई। अचानक 2 दिन से ये दोनों चीज़ों पर मुकम्मल जैसे सकूत तारी हो जाता है ना, वह सकूत तारी है। क्या समझने वालों को समझ आ गई है, या फिर उन्हें पता चल गया है कि इन दोनों चीज़ों से जो नुकसान होगा वो पूरा नहीं हो सकता? देखिए राना आज़म साहब, मेरे ख्याल से गवर्नमेंट पे बड़ी रिस्पांसिबिलिटी आती है कि मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर करे। ये वाहिद गवर्नमेंट है जो शुरू दिन से लेके, मेरे ख्याल से सियासत बड़ी गंदी हो रही है। अब लोग सोच रहे हैं कि ये किस मुल्क में हम रह रहे हैं, ये हमारे साथ क्या हो रहा है। तो मेरे ख्याल से बड़ी सोच विचार की जरूरत है। ये जो बदकिस्मती से ऐसे वज़रा इन्होंने रखे हैं कि उनको किसी दुश्मन की जरूरत ही नहीं है, ना मुखालिफिन की जरूरत है, क्योंकि सुबह से शाम तक वो यही काम करते हैं। आते हैं जी अभी गवर्नर राज लगेगा, अभी आते हैं जी पीटीआई पे पाबंदी लगेगी, ये दहशतगर्द तंजीम है। फिर सेम टाइम शाम को फिर कहते हैं कि जी हम तो मुज़ाकरात ही नहीं कर रहे। तो मुझे बड़ी हैरत होती है कि भाई साहब, एक तरफ तो आप कहते हैं
हम दहशतगर्द हैं, दूसरी तरफ आप कहते हैं हमारे साथ मुज़ाकरात नहीं करते हैं, तो आपके साथ कैसे मुज़ाकरात किए जाए? आप जो कुछ कह रहे हैं टीवी पे आके, आपको 8 फरवरी याद नहीं है कि 8 फरवरी को पाकिस्तान ने किसको वोट दिया? और आप कह रहे हैं कि जी वोट को इज्जत दो, तो वोट को कैसे इज्जत मिलेगी जब आप खुद जो है ना, जिन्होंने अक्सरियत वोट लिया है उनको आप शौकत साहब, वोट को इज्जत दे, वोट को इज्जत दे वाला, वोट को इज्जत दो वाला फिक्रा खत्म हो गया हुआ है। आप वो नहीं कहते, आप किसी और चीज को इज्जत दो कहते हैं, वोट को नहीं कहते हैं वो। तो यही मैं अर्ज कर रहा हूँ नाज़िम साहब, देखिए मुल्क हम सबका है। अभी जो इन्होंने एक नया तमाशा बनाया है, देखो कुरम में हुकूमत लगी हुई है, उससे पहले भी कोशिश की, जंगबंदी कराई, जंगबंदी के बाद ग्रैंड जरगा भेजा, आज ग्रैंड जरगा जो है वो कुरम में बैठा हुआ है और वो बड़े बड़े लोग जो कबायली अमायदीन है उनके उसमें बैठा हुआ है। लेकिन आप देखें कि यहाँ पे कल जो है ना उन्होंने गवर्नर हाउस में एक और एपीसी बुला ली, और एपीसी किन लोगों की बुला ली जिनको आवाम ने मुस्तरद कर दिया। अब यहाँ बैठ के पता नहीं कौन सी साजिश होगी, कल ये कौन सी करारदाद लाएंगे हमारे खिलाफ। तो ये कैसी हुकूमत है वफाकी कि ये अपने ही सूबे, अपने ही लोगों के खिलाफ साजिशें कर रही है। और मेरा नहीं ख्याल है कि ये कल जो है ना, सिवाय इसके कि जी ये हुकूमत नाकाम हो गई है और ये हुकूमत कुछ भी नहीं करे, जबकि हमारा 125 रुकनी वफ़द जो है वो पहुंच चुका है कुरम में, और इस वक्त बड़े बड़े अमायदीन है उसमें, और वो कोशिश कर रहे हैं कि कोई राह ऐसे हमवार हो, कोई उनकी शरायत आ जाए, कोई उनसे बातचीत हो जाए, क्योंकि हर चीज ताकत से हल नहीं होती है। ताकत से तो आज दोनों फरीकें उनको पीछे धकेल देंगे और हम कहेंगे जी अमन कायम हो गया, लेकिन वो अमन नहीं कायम होगा। आज तक ये लोग हमें ताने देते हैं कि दहशतगर्दी खत्म नहीं कर सके ये लोग। मैं बड़ा हैरान हूँ। हमारे तो देखें फौज के जवान भी कुर्बानी दे रहे हैं, पुलिस भी कुर्बानी दे रही है, दहशतगर्दी के खिलाफ पूरा सूबा जो है वो फ्रंट लाइन के तौर पे लड़ रहा है, लेकिन जिन लोगों से कच्चे के डाकू नहीं संभाल सके, यानी वो हुकूमतें हैं जो कच्चे के डाकू का इनके पास कोई हाल ही नहीं है, तो ये हम पे कैसे वो करते हैं। कल एक साहब बैठे थे वफाकी, वो कह रहे थे कि जी अफगानिस्तान से लोग आ रहे हैं और सूबाई हुकूमत जो है वो उनकी कार्रवाई को नहीं रोक सकती। मैंने कहा ये आप तस्दीक कर रहे हैं कि अफगानिस्तान से लोग, अगर अफगानिस्तान से लोग आ रहे हैं तो इसका मतलब फिर तो नाकाम आप है ना सर। वो शौकत यूसुफजई साहब वो फिर वफाकी नहीं आफाकी होंगे। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए सोच समझ के बात करें, सिर्फ ये पॉइंट स्कोरिंग के लिए टीवी पे ना आया करें। आप जो कुछ कर रहे हैं, देखिए पाकिस्तान हम सबका है। ये जो आप 2 दिनों से मैं देख रहा था, मुझे बड़ा दुख हुआ। मैं पता नहीं टीवी पे कहूँ या ना कहूँ, क्योंकि इससे नफरतें बढ़ती हैं। सर ये बताइए कि इन मामलात के ऊपर क्या दोबारा जमीयत उलमा इस्लाम फे के साथ कोई डायलॉग या उनके साथ कोई तहरीक चलाने की बात या उनके साथ प्रॉपर इत्तेहाद करने वाली बातें चल रही हैं? नहीं, देखिए वो तो स्टॉप हो चुकी है, लेकिन ये कि एज अपोजिशन, क्योंकि अपोजिशन लीडर हमारा है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है कि जितनी भी अपोजिशन जमातें हैं जो हुकूमत से बाहर हैं, उनके साथ राब्ते किए जाएं, उनके साथ मिलकर कोई लाएमल बनाया जाए। तो उस सिलसिले में तो बिल्कुल हम सबके साथ राब्ते में हैं जो अपोजिशन जमातें हैं। अच्छा, कप्तान ने कहा कल के मेरे पास एक आखिरी कार्ड है, और कप्तान ने आज भी ये बात की कि हम आखिरी सतह तक जाएंगे। तो आपके क्या ख्याल है, वो आखिरी कार्ड जो है वो सारा काम दिखा जाएगा? आप कप्तान के बड़े करीब रहे हैं ना, है भी। देखिए राना साहब, बात यह है ना कि हम सियासी लोग हैं, सियासी स्ट्रगल कर रहे हैं। ये कहना कि जी हमने उनको शिकस्त दे दी, वो खत्म हो गए, ये खामख्याली है। ये सियासी लोग हमेशा स्ट्रगल करते हैं, आगे बढ़ते हैं, 2 कदम पीछे हटते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, लेकिन अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए स्ट्रगल होती है, और वो हम पॉलिटिकली कर रहे हैं। हमारे पास कोई जत्था नहीं है जो हमें कहा जाता है ये जत्था है। ये कहते हैं जी दहशतगर्द लेकर आए हैं। भाई दहशतगर्द, 2 दहशतगर्द कहीं घुस जाए, आपको पता है राना साहब, उनको निकालने में क्या होता है, क्या पूरा दिन नहीं लग जाता है? तो दहशतगर्द हमारे पास होते हैं, अफगानिस्तान से आए हुए ट्रेन लोग हमारे पास होते, तो क्या वो रिटेलिएट नहीं करते? क्या वो मुकाबला नहीं करते? यहाँ किसने मुकाबला किया है? फिर जब हटे हैं हमारे लोग वहां से तो कहते हैं भाग गए। तो मतलब एक सूबे को आप इस तरह
जलील नहीं कर सकते हैं ना उनके आवाम को। यहाँ गैरतमंद लोग रह रहे हैं, इस तरह नहीं कर सकते। ये आप मेहरबानी करें, इस मुल्क को की सालिमत से ना खेलें। मुल्क को जो है ना एक इत्तेहाद की जरूरत है, और ये मुश्किल तरीन वक्त से पाकिस्तान गुजर रहा है। इसमें जो हुक्मरान है उनको तो बहुत ज्यादा अपने कंधा नीचे करना चाहिए, उनको बहुत ज्यादा अपने आप को करना चाहिए जमीन से होकर। ये तो बहुत ऊंचे उड़ रहे हैं ना, इनके जो उड़ान है ना, ये पाकिस्तान को नीचे ला रहा है। बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफजई साहब इस हवाले से करने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाइएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, मौजूदा सूरत हाल में हुकूमत मुखालिफ आवाज़ें बहुत सी उठना शुरू हो चुकी हैं, लेकिन काबिल गौर बात यह है कि आवाज़ें उनकी तरफ से उठ रही हैं जो हुकूमत की हिमायत के अंदर बोल रहे थे। हुकूमत में क्या तज़ब्ज़ुब, परेशानी, बेचैनी या इस तरह की कोई कैफियत है जो पेचीदा नौइयत इख्तियार कर गई है, और या फिर ये एक हवा बनाया जा रहा है? लेकिन हवा है तो हुकूमत के लिए तो फिर मुश्किल बनेगी। वाकई वज़ीर बहरी उमूर कैसर अहमद शेख साहब हमें ज्वाइन कर। शेख साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शेख साहब, राना साहब एक सवाल पूछना चाहते हैं। अब वो उन्होंने तोपों का रुख मेरी तरफ किया हुआ तो मैं मोड़ता हूँ थोड़ा सा। राना साहब कर सकते हैं। शेख साहब, फैसल वाडा साहब ने 3 दिन से कि अगर आप कहते हैं तो आपको 60 सुना देते हैं, अगर आपने सुन लिए हुए हैं तो फिर आप उस पर क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैसल वाडा सेनेटर, उन्होंने कहा आप मुझे बता दीजिए कि जमहूरियत में कौन से नए चेहरे आ सकते हैं। आप चलो उनकी बात पे वो कहते हैं नए चेहरे आने चाहिए, तो जमहूरियत में तो वही है। हमारे इलाकों में जब हम इलेक्शन लड़ते हैं तो नया चेहरा तो लाखों में कोई कंटेस्ट करने को सामने ही नहीं आता, तो ये बिल्कुल आने चाहिए। कौन मना करता है कि नए चेहरे ना आएँ, लेकिन आए ना, पॉलिटिकल आए, जमहूरियत से आएँ, बेशक आएँ। तो अब किस तरह हो सकता है, ये तो आपके सामने है कि बार बार पाकिस्तान में इलेक्शन होते रहे हैं ना, लेकिन वही चेहरे होते हैं, क्योंकि लोगों में उनका काम होता है, लोगों में उनकी कोई शोहरत होती है, कोई और किसी को जानता ही नहीं। क्या होगा, कोई नए चेहरे आ जाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, तो उनको तो तजर्बा ही नहीं है पॉलिटिक्स का। तो बहरहाल ये कोई ऐसी बात सर, अच्छा सर, एक सवाल है। आप पार्लियामान के मेंबर भी हैं, पार्लियामान में आपने जो पिछली पार्लियामान थी उसमें जो चेहरे देखे और फिर अब की पार्लियामान में आपने जो पहले दिन चेहरे देखे, कितने चेहरों से शनासाई आपको थी जिनका बिलखुसूस ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता होने वालों में से था? देखिए, पीटीआई के जो आए हैं ना चेहरे, बहुत ज़्यादा नए चेहरे हैं, यंग जनरेशन आई है, काफ़ी बड़ी तादाद है पीटीआई की कौमी असम्बली में, और मैं वो देखता हूँ कि नए चेहरे हैं, लेकिन वो कोई अपनी बात कोई करते नहीं। बहुत कम लोग उनमें से अपनी बात को वजाहत करते हैं या एक्सप्लेन करते हैं, या इस तरह से होना क्या चाहिए। हमारे जो पार्लियामेंट बनती है, पार्लियामेंट के अंदर सब डिस्कशन होनी चाहिए, डिबेट होनी चाहिए, ख्यालात का इज़हार होना चाहिए। हम तो बाहर डी चौक पे करते हैं या चौराहों पे करते हैं, हम और जत्थे इकट्ठे करते हैं, तो इससे कभी भी मसला हल नहीं होगा। लेकिन बात ये है, सबके लिए मैं कह रहा हूँ, किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, पहले भी होता रहा, अभी भी होता रहा। तब्दील होकर चेहरे, यानी एक पार्टी से दूसरी पार्टी अगर आती है तो तरीकाकार तो वही है। असम्बली के अंदर कितनी डिबेट हमने देखी है कि कंस्ट्रक्टिव डिबेट हो। मैं तो बहुत अरसे से, पिछले 28 साल से कौमी असम्बली का मेंबर बनता आ रहा हूँ, लेकिन कोई मुझे नहीं समझ आ रही थी कि हमने अपने रिजॉल्व करने ना, हमारी पूरी कौम जो है वो झगड़ा करने की माहिर है। मैं अब बड़े बांगे दौर कह रहा हूँ, मैं देखता हूँ छोटे लेवल पे अपने घरों में झगड़े हैं, भाई भाई से झगड़ रहा है, थाने कचहरियों में लड़ रहे हैं। इतनी बड़ी कौम है, चाइना की कौम है, मैं वहाँ कोई 50-60 बार गया हूँ, तो वो अरबों लोग हैं, लेकिन मैंने नहीं देखा ना उनकी वो कभी एहतजाज इस किस्म के होते हैं। जमहूरियत जिस तरह वो चला रहे, कि अगर जमहूरियत ही रिजल्ट है, और है जमहूरियत अच्छी चीज़ है, लेकिन उसको चलाने का ढंग भी तो होना चाहिए ना। मसलन मैं आपको बता रहा हूं कि इसका ज़िम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार बिल्कुल हम हैं, पॉलिटिशियन हैं। हाँ। हमने आपस में झगड़े करके हमें रिजॉल्व करने का तरीका ही नहीं आता। किसी जगह बैठ के कोई मसले का हल भी तो होता है। देखिए, इख्तलाफात होते हैं, मैं ये नहीं कहता कि कौन गलत है कौन सही है, गलतियां हुई हैं, गलतियां नहीं होनी चाहिए थी, उसको अवॉइड कर, लेकिन रिजॉल्व किसने करना है? पॉलिटिशियन ने करना है ना, हम लोगों ने करना है ना। हम कभी इस्टेब्लिशमेंट से
पीटीआई तो यही कहती है कि हम बात भी करेंगे तो इस्टेब्लिशमेंट से करेंगे। इस तरह तो फिर आप वही कर रहे हैं, कोई पॉलिटिशियन का रोल तो ख़त्म हो रहा है ना। पॉलिटिशियन का रोल किधर रह गया? अगर हम असेंबलियों में बैठ के बात नहीं करेंगे और धरनों से ही बात होगी, कोई बार का फॉरेन प्रेसिडेंट आता है किसी बड़े मुल्क का, तो उस वक्त हम शुरू कर देते हैं एहतजाज। एहतजाज का भी एक तरीका है, होना चाहिए एहतजाज, और बिल्कुल आईनी तरीका है, लेकिन कोई एक जगह मुकर्रर कर ले, हर कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे। जैसे आप देखें कि यूके में उन्होंने बना लिया ना कि एक चौक का नाम उन्होंने कहा जी बाग में अपना जो मर्जी बात करो करे। तो हमारे यहाँ भी एक कोई हर वक्त आप अगर इस्लामाबाद पे चढ़ाई करनी है, चाहे हमारी पार्टी हो चाहे कोई पार्टी हो, जमहूरियत में इसका तो देखें ना, ये तो कोई तरीका नहीं है ना कि दी चौक पे ही जाना है या इस्लामाबाद में ही एहतजाज करना है। ये एहतजाज करने का भी हक ढंग होता है ना। अब इस तरह तो फिर कोई जिसने कारोबार करना है उसका कारोबार बंद कर दो, जिसने स्कूल जाना है उनके स्कूल बंद कर दो, क्योंकि लोग वहाँ बैठे हुए हैं। तो आपस में बैठ के डेमोक्रेसी करना चाहिए, उसके बगैर कोई हल नहीं है। पीपल मुस्लिम लीग का कितनी टसल रही है, दहाइयों टसल रही है, लेकिन उन्होंने कोई हल निकाल लिया ना। आज इस किस्म की उनकी आपस में नहीं है, अपनी अपनी उनके लाए अमल में फ़र्क है, फ़िक्र में फ़र्क है, थिंकिंग में हमारा फ़र्क है, लेकिन हम इतने तशद्दुद से नहीं करते ना। असेंबली के अंदर बातचीत करें। इनको भी पीटीआई को भी चाहिए, नई पार्टी है, लोग इनके साथ हैं, यंगस्टर्स ने इनको वोट दिए। मैं तो अक्सर आपके प्रोग्रामों में कहता रहा हूँ, हमारी फैसलाबाद डिवीज़न से कोई 18 में से 3 सीटें पाकिस्तान मुस्लिम लीग जीती है और 15 सीटें पीटीआई जीती है। मेरे चिन्योट, फैसलाबाद, टोबा टेक सिंह और जंग ज़िला 4 ज़िले हैं। हमारा सेंटर का, पंजाब के सेंटर का इलाका है ना, तो लोगों ने उनको वोट दिए। वो अगर वहाँ बने हैं केपीके में तो वहाँ को रिजल्ट करके दिखाएं, ताकि आइंदा जमहूरियत का तो यही तरीका है। आप अगर यही आके करेंगे कि बस 12 मारी या मारो या मर जाओ, ये इस किस्म की पॉलिटिक्स, केपीके में आप रिजल्ट दें, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर बेहतर करें, वहाँ एजुकेशन बेहतर करें, वहाँ लोगों को जो है कुछ उनके कारोबार में फ़रोग हासिल हो, और फिर तालीम हो। तालीम ही नहीं है हमारे यहाँ, तो 2.5 करोड़ बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, और ये दुनिया का 10% है। शेख साहब यासर सवाल करेगा, यासर साहब सवाल करेंगे, क्योंकि ये इनके सवाल बड़े आपके लिए इकट्ठे किए हुए। ये जो हमारे मुल्क में एजुकेशन की आपने रेशियो बताई, कितने बच्चे तालीम हासिल नहीं कर रहे, आपने बेरोज़गारी का भी जिक्र किया, आप ये भी कहते हैं कि ये इंतशार ख़त्म होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। इस मुल्क में आपकी और मुस्लिम लीग नून की और पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही है। तहरीक इंसाफ को 4 साल मिले हैं। जितना अरसा आप लोगों की हुकूमत रही है, क्यों नहीं ये ख़त्म हुआ? आपकी या पीपल्स पार्टी क्यों नहीं ख़त्म हुआ? नहीं तो ख़त्म होना चाहिए ना। नहीं करेंगे तो क्या, हमारा मुल्क कहाँ रह गया? देखिए, मैं 1990 तक पाकिस्तान, आखिर यही पाकिस्तान है ना। देखिए, जब पाकिस्तान तकसीम हमारा मुल्क बना, मैं बड़ी सीरियस बात कर रहा हूँ, इसमें तवज्जो आप क्योंकि थिंकर हैं, ज़रा इसको सोचिए। देखिए, 1947 में पाकिस्तान और इंडिया तकसीम हुए। अब पहले 43 साल 1990 तक इंडिया के इलाका वो आया था जहाँ इंडस्ट्री ज़्यादा थी, इंडिया में वो इलाका था जहाँ की एजुकेशन ज़्यादा थी, लेकिन पहले 43 साल पाकिस्तान उससे ज़्यादा तरक्की कर रहा था। 1990 तक इंडिया की आबादी 6 गुना थी, लेकिन पाकिस्तान की जो कौमी आमदनी थी वो 4 गुना इंडिया की हमसे ज़्यादा थी। यानी आबादी उनकी 6 गुना थी, कौमी आमदनी 4 गुना थी। हमारा पर कैपिटा फी का आमदनी 50% ज़्यादा थी इंडिया से। 90 के बाद हमने क्या किया? दस्तों गरेबान रहे, एक दूसरे के साथ झगड़ना शुरू ज़्यादा कर दिया। 90 के बाद हमने ज़्यादा जमहूरी होने का नारा लगाया सर। जी, अब मैं यही तो कह रहा हूँ, जमहूरियत से मिला हमें क्या? आम गरीब आदमी जो 10 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, पूरी दुनिया में 100 करोड़ हैं। पूरी दुनिया में आबादी पूरी दुनिया की 800 करोड़ है, हमारी 3% 24 करोड़ है। तो दुनिया के गरीबों की आबादी में हमारी 1 अरब में से यानी 100 करोड़ में से 10 करोड़ है। दुनिया में जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे वो 25 करोड़ हैं पूरी दुनिया में। उसमें गरीब मुल्क भी शामिल है, अमीर मुल्क भी शामिल है। और पाकिस्तान में उसका 10%, 2.5 करोड़ बच्चा स्कूल, आगे कैसा उनका मुस्तकबिल क्या होगा जो स्कूल ही नहीं जा पा रहे इस एज में। हम तो तवज्जो करें तो उधर करें, उनकी पढ़ाई की तरफ करें,
उनका कोई रोज़गार सोचें, जो आबादी बढ़ रही है उसके ऊपर देखें कि किस तरह हमने उसको बेहतर करना है। सारी दुनिया तो इस तरह सोच रही है। हमारी प्लानिंग क्या है? जो क्लाइमेट चेंज हमारे यहाँ हो रही है, जिस तरह पानी की शार्टेज हो रही है, तो हम इन मामलात पे असम्बली में डिस्कस करें। हम तो सारा दिन, मैं जब जाता हूँ मैं तो ये सोच के गया था ना कि कोई कंट्रीब्यूट करेंगे, तो जाके असम्बली में तो होता क्या है, ये टॉपिक्स तो होते नहीं हैं। वहाँ आम आदमी, जब इलेक्शन होता है तो हम ये बात करते हैं कि आपको हम कोशिश करेंगे कि रोज़गार मिल जाए, आपकी आमदनी बेहतर हो जाए, महंगाई दूर हो जाए। वहाँ असम्बली में कोई भी नहीं करता ये बात। पता नहीं क्या करने के लिए हम इलेक्ट होते हैं। यानी इलेक्शन से पहले के जो दावे नारे होते हैं, उस तरह की एग्जीक्यूशन जो है वो असेंबली के अंदर मार्ज़ वजूद के अंदर ही नहीं आती। वहाँ पे इसके ऊपर गुफ्तगू ही नहीं होती, तो वहाँ पे तरजीहात मुख्तलिफ हो जाती है। बहुत शुक्रिया कैसर अहमद शेख साहब अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, एक शॉर्ट ब्रेक के बाद एजाजुल हक साहब हमें ज्वाइन करेंगे। कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। हुकूमत क्या मखमसे में है? क्या हुकूमत के लिए परेशानी है? हुकूमत के बारे में इंफॉर्मेशन क्या है? और अगर कोई बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है तो उसमें हुकूमत की कारकर्दगी क्या नुमाया है या हुकूमत की कारकर्दगी ही पस्त है? और जिस तरीके से फैसल वापडा साहब ने कहा कि हुकूमत ब्रांडिंग नहीं कर पा रही, यानी अगर वो कुछ कहे तो उसकी बात के ऊपर एतमाद या एतकाद लोगों का नहीं रहा, वो तयक्कुन उठ चुका है। क्यों है इसके पीछे वजूहात? इसी बारे में बात करेंगे। सरबराह पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया एजाजुल हक साहब ने हमें ज्वाइन किया। एजाजुल हक साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एजाजुल हक साहब, बातें ये चल रही हैं कि नए चेहरे आने चाहिए। फैसल वापडा साहब पिछले काफ़ी दिनों से वो नरम गोशा रख रहे हैं और काफ़ी उन्हें तशवीश है बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेके, लेकिन वो ये कहते हैं कि इस हुकूमत के बस की भी बात नहीं है, इससे चले, नए चेहरे बहुत ज़रूरी हैं। वो नए चेहरे किस तरफ को इशारा कर रहे हैं? देखिए, नए चेहरों की बात तो काफ़ी अरसे से हो रही है और हमेशा हुकूमत जब भी आती है और कुछ इस किस्म के मामलात आ जाएं तो हर शख्स यही कहता है कि नए चेहरे आने चाहिए, लेकिन चेहरे लोकल होने चाहिए या इम्पोर्टेड होने चाहिए, इस पर फैसला करना पड़ेगा। तो पाकिस्तान की सियासत के अंदर पाकिस्तान की मतलब कि उनका जो मकसद कहने का ये है कि जो आजकल बातचीत हो रही है कि जी कोई इंटरम सेटअप आए या कोई नेशनल गवर्नमेंट बन, और ये बहुत ज़्यादा गुफ्तगू हो रही है कि सारी जमातें मिलकर हुकूमत बनाएं और मुश्किल से इस मुल्क को निकालें, और ये जो वो मगू की कैफियत है इससे इस मुल्क को निकाला जाए। जैसा आपने बड़ी अहम बात की है, इस चीज़ को मैं आगे लेके जाता हूँ। नेशनल गवर्नमेंट बन रही है? मैं ये तो नहीं कह सकता बन रही है कि नहीं। इतला दें ना, आपके पास क्या खबर, मुझे पता आपके पास खबर है, दे दें। आज चंद दिन बाद भी आई जानी है ना, आप जानबूझ के रोकते हैं खबर। देखिए, ये कोई एकदम से कोई तो नहीं कह सकता। नहीं, मैं नहीं कह रहा कि सुबह ही हो जानी है, हाँ, लेकिन हो रहा है ना काम। बारे में कई मरतबा हुई है, गुफ्तगू हुई है, लेकिन देखिए बात ये है इस वक्त कि ये जो टेंशन है ना, इस टेंशन से इस मुल्क को निकालना चाहिए। ये इस असेंबली में के अंदर जो टेंशन है, असेंबली के बाहर जो टेंशन है, और जो एक अनसर्टेनिटी है, वो अनसर्टेनिटी ज़्यादा देर नहीं चल सकती। उसको ना आप चला सकते हैं, और ना ही मुल्क की मईशत, ना ही मुल्क की सिक्योरिटी, ना ही मुल्क की जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि आपके पास कोई ऑथेंटिक वो ना हो, मैंडेट तो मैं नहीं कह रहा कि आपके पास वो पावर ना हो कि आप, ये सही का जो बात आपने की कि नैरेटिव नहीं है, यकीन नहीं है लोगों को, क्योंकि जो बात की जाती है अगर वो इम्प्लीमेंट ना हो तो ऐसे ही लगता है। एजाजुल हक साहब, क्या आप समझते हैं कि वफाकी सतह के ऊपर बड़ी तब्दीली में PMLN रिटेलिएट नहीं करेगी, खामोशी से तस्लीम करेगी? देखिए, रिटेलिएट करने की बात तो नहीं, अब बड़ी तब्दीली क्या आ सकती है इस मुल्क के अंदर? ये तो मैं आपको बता दूं कि जो भी होगा वो शॉर्ट ऑफ इलेक्शन होगा। ये जो लोग कह रहे हैं ना जी कि बस आप इलेक्शन करवा दें और मामला ठीक हो जाएंगे, ये उससे मजीद ख़राब हो जाएंगे मामला। तो अगर शॉर्ट ऑफ इलेक्शन होना है तो आपके पास दो ही रास्ते हैं कि या आप कोई नेशनल गवर्नमेंट बना दें, इंटरम गवर्नमेंट बना दें, उसको खींच दें, अगर मतलब कि ये ऑल्टरनेट मैं आपको बता रहा हूँ, या फिर मौजूदा हुकूमत को चलाएं। तो मौजूदा हुकूमत को चलाने के लिए मौजूदा हुकूमत
सर इंटरिम गवर्नमेंट को क्या जवाब बना के लॉन्ग टर्म चलाया जा सकता है, जिसका नाम ही इंटरिम है, तो सर उसको इंटरिम से कैसे बाहर निकाल सकते हैं? यही तो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि इलेक्शन जो है ना वो मौजूदा सूरत हाल का हल नजर नहीं आ रहा मुझे उसके अंदर, क्योंकि उससे फिर ज्यादा पोलराइजेशन हो जाएगी, ज्यादा झगड़ा हो जाएगा। बात यह है कि पहले तो सबको एक पेज पे आना चाहिए ना, जो मसाइल हैं उसके लिए। पहला सबसे लॉ एंड ऑर्डर इन द सेंस के सिक्योरिटी सिचुएशन इन बलूचिस्तान एंड केपी के, पहली बात यह। दूसरी मईशत, पाकिस्तान की जो मईशत है उसको किस तरह से आगे लेकर चलें। तीसरा ये कि जो बाहर से हमारी रीढ़ की हड्डी है, ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, उनको किस तरह से ऑन बोर्ड लेकर आना है, उनके मसाइल किस तरह से हल करने हैं और उन मुश्किलात का हल कैसे निकालना है। तो ये चीज़ें करने के लिए आपको एक कंसेंसस चाहिए, यानी कि जिसका पहले नेशनल एक्शन प्लान बना था उस किस्म का सबको एक पेज पे बैठना होगा। और वो देखें किसी हद तक वो मामलात ठीक हो रहे थे। जो मेरी अपनी मतलब आप समझ लें कि उस पर मैं जो कि खुद देखा मैंने कि जब ये स्पेशल कमेटी बनी थी और उसके अंदर तमाम जमातें बैठी हुई थी, तो उसके अंदर बड़ा पॉजिटिव एक हम आगे काम हो रहा था और हर किसी की तरफ से एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन हो रही थी। यहाँ तक कि उसके अंदर सारा मुसवदा जो था 26वीं तरमीम का, उसको तब्दील करवा लिया गया और पीटीआई और JUIF की मर्जी का मसौदा सामने लाया गया। अगर उस चीज़ को लेकर आगे चलते और उसी कमेटी के जरिए दीगर मसाइल जो हैं वो हल होते, जिसमें कि मैं समझता हूँ कि एक ऐसा माहौल पैदा किया जाए जिसके अंदर जो टेंशन में गुफ्तगू की जा रही थी, जो जब धरने का वो था, धरना कह लें उसको लॉन्ग मार्च कह लें, मुझे नहीं पता कि इन्होंने क्या उसको कहा था। ये जो रिसेंटली 24 तारीख को हुआ, 24 से पहले जो गुफ्तगू हो रही थी अंडर प्रेशर, अगर वो गुफ्तगू 26वीं तरमीम के बाद जो स्पेशल कमेटी बनी थी उसके अंदर होती रहती तो उसके बेहतर नतीजे निकलने थे। अच्छा इजाज़ुल हक साहब, एक बताइएगा ज़रा, सुनने में आया कि किसी और जगह भी कोई गुफ्तगू हो रही है और इस गुफ्तगू की बुनियाद पर ही फैसल वाडा साहब मुस्लिम लीग नून की तरफ तोपों का रुख किया हुआ उन्होंने, इसमें क्या हकीकत है? देखिए, मैं बात यह कि गुफ्तगू कभी बंद हुई है, कभी बंद नहीं हुई। गुफ्तगू जो है वो मैंने कहा ना, ये इस बीच में दौरान भी हो रही थी और वो हुकूमत की जो फेस थी या जो कि कहा जा रहा था कि ये बातचीत हो रही है, राब्ते हो रहे हैं, वजारत दाखिला के जरिए गुफ्तगू हो रही थी और बातचीत हुई है, बैकडोर राब्ते भी हुए हैं और किसी हद तक मामलात सुलझ भी जाने थे अगर उलझा ना दिए जाते, क्योंकि विद इन दी पार्टी जो है ना, जो वो जाकर ऐसे लोग हैं जो कि वो सही कहते हैं। मैं जो आपने बात की ना फैसल वाडा की, कि अंदर से ऐसे लोग हैं जो कि नहीं चाहते कि ये मामला जो है वो बेहतरी की तरफ जाएं। उसमें बहुत से ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो कि बड़े करीबी लोग हैं, जैसे बातचीत जब भी होती है वो जाकर उसका रुख जो सही सिमत में होता है उसका किबला वो तब्दील कर देते। इजाज़ुल हक साहब, क्या आप समझते हैं कि ये जो फाइनल कॉल थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, कहा यह जा रहा है कि बातें इनके हक में थीं और फिर बातें ख़राब हुई डी चौक जाने पे, तो उस वक्त कोई डायलॉग इस नहज तक पहुंचे हुए थे कि पीटीआई के हक में कोई बात चल रही थी? जो फाइनल कॉल में सारी खराबी हुई ना, उससे पहले सारी मामला तय बहुत बेहतर तय हो चुके थे और मेरी मतलब ये मालूमात है, हो सकता मैं गलत भी हूँ, हो सकता बिल्कुल 100% ना हो, ये है कि उसमें मुतअद्दिद मुलाकातों के अंदर बहुत सी चीज़ें तय हो गई थी और ये कोई संजानी और डी चौक नहीं है, इससे भी 2 कदम और आगे बात जा चुकी थी, जिसमें कि कुछ कंडीशंस थी असीरों के बारे में जो अभी तक कैद हैं और उस पर भी कोई नरमी दिखाई भी गई। कुछ ये भी कहा कि बेल्स वगैरह अच्छे तरीके से हो जाएं और मामला जो है वो सही सिमत में चलने शुरू हो जाएं, क्योंकि ये टेंशन जो है ना, इस टेंशन को ख़त्म करने के लिए ये 9 मई का मसला भी पे भी कोई बातचीत थी कि भाई इसको किस तरीके से
किया जाए, मतलब कि जो कि मामला जो है वो बेहतरी की तरफ जाए, जो कि ये प्रेशर डाला जा रहा है कि इसमें माफ़ी मांगी जाए, लेकिन उससे शॉर्ट ऑफ दैट कोई और भी तरीके जो है वो डिस्कस हुए। अच्छा एजाज साहब, क्या अब काम रुक गया है, काम जारी है, क्या है? देखिए, बात यह है कि काम कभी रुकता नहीं है, मतलब फिलहाल ज़रूर रुक गया है क्योंकि जो बातें तय हुई थी उनको फिर इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, यू टर्न ले लिया गया। और इसका फैसला जो है ना, सबसे ज़्यादा जिसने करना है कि भाई आज बातचीत बढ़नी चाहिए नहीं बढ़नी चाहिए, ये जेस्चर जो है वहाँ से आएगा। जिस तरह के बैरिस्टर गौर ने बात की थी, जिसको बाद में नलीफाई कर दिया गया कि दूसरों की थी, अगर वो बानी पीटी और उन्होंने काम करें तो उसको फिर नोटिफाई किया गया, और कुछ और लोग हैं उन्होंने कहा नहीं कि ये तो बात नहीं है, इस तरह बात दूसरे तरीके से हो। तो गुफ्तगू जो है ना, वो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं जो है वो जारी रहती है, आग बुझती नहीं है, जलती रहती है। आग बुझती नहीं है, जलती रहती है, और गुफ्तगू जारी रहेगी भी, लेकिन उसके लिए अब किसी और वक्त का इंतजार करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया एजाजुल हक साहब इस हवाले से निकली। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, मुझे और राना साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुलाकात होगी कल, अल्लाह ने के बाद।